दूर को। 6.1 का किसने पहले पूछा, फिर 6.2 में जाता है। 6.1 का 9 किसने पूछा? क्वेश्चन बोल फटाफट क्या है जिसने पूछा? हाँ सर बोल रहे। चल The धीरे से। direction cosines of two lines are determined by the relation L minus phi m plus अच्छा 3n. अच्छा, बड़े सा है, बड़े सा है, बड़े सा है, बड़े बाबू, बड़े बाबू। ये टाइप का सम तो अपने करंट एक्सरसाइज में भी था ना? हाँ हाँ भूल गया लगता है। और हमने उसको ये किया था, एलएमएन की वैल्यू देखो रेशियो में फाइंड किया था, याद करो। हाँ 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 करंट एक्सरसाइज में भी है, ध्यान नहीं दिया है? देखता हुआ अभी। हाँ इसी टाइप का है, सेम टाइप का है। हाँ ठीक है ओके, सर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोल रहा है? 6.2 का 8 क्या है? Line makes angles alpha, beta, gamma, and delta with the four diagonals of a cube. सुनो 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 सुनो, सम इज एक्चुअली इजी बट थोड़ा लेंदी है। इससे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। पॉइंट क्या समझना पड़ेगा, सुनो पहले। सबसे पहले, इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड और टू प्रूव दैट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। जो क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आया है उसको समझने से पहले ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो वो समझ में आएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? टू प्रूव दैट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो आपको करना क्या है, इस टाइप के सम्स में क्या करना है वो समझो, जो आपने पूछा है या जो मैं बोल रहा हूँ। इस टाइप्स के सम्स में अगर क्यूब के बीच के एंगल की बात हो रही है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। पहले तो आप समझते हो, इन केस ऑफ क्यूब ऑल साइड्स आर लेंथ वाइज सेम, राइट? हेलो, अब थोड़ा मुझे यहाँ पे ना कितना आप लोगों को पता है मुझे ये सब बताने दो। हाँ, ये आइडिया सबको होना चाहिए। क्यूब क्यूब मतलब कैसे हो गया मालूम है? जो हम लोग ने वेक्टर्स में जो थ्योरम प्रूव करने गए थे उस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे, कि मतलब ठीक। अगर ये लिया मैंने, अभी इसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स के बीच का एंगल हमें प्रूव करना है cos इनवर्स ऑफ a बाई 1/3। तो अगर आप देखोगे तो ऑल साइड्स आर लेंथ वाइज इक्वल, मतलब ये a है। अगर मैंने सपोज लेंथ a लिया तो ये a हो जाएगा, ये a होगा, ये a होगा, ये a होगा, सब के सब a हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ध्यान क्या देना है, इसके दो डायगोनल के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे, कोई बोल सकता है? देखो, एक तो ये 4 डायगोनल तो होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो ये कनेक्ट होंगे, अगर देख पा रहे हो तो। दूसरा यहाँ से वहां कनेक्ट हो सकता है, या आपको समझने के लिए इजी कौन सा पड़ेगा तो वहां से ये कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से ये कनेक्ट हो सकता है। बराबर है? अगर मैं नाम दे दूं, ऐसा, तो अगर आप अच्छे से ये चीज देख रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जो दो डायगोनल्स है, पहले वो दो डायगोनल्स डिफाइन कर लो कि वो दो डायगोनल्स कौन कौन से लेने हैं। सपोज मैंने ले लिया OP और दूसरा मैंने ले लिया BL, और उन दोनों के बीच के एंगल फाइंड करनी है। तो मुझे उससे पहले क्या एंगल फाइंड करना है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है जी? cos थीटा इक्वल्स टू
mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square into plus c2 square. यही फॉर्मूला है where a1 b1 c1 and e2 a2 b2 c2 are the direction ratios of two lines, जिसके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है. यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अब तक. तो उसके बेसिस पे अगर ध्यान दोगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारे जो लेंथ होंगे ए होंगे उसके बेसिस पे आप एल का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो. ओ का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 0, पी का कोऑर्डिनेट ये इजीली दिख रहा है ए हो जाएगा क्योंकि पी स्पेस में आ गया. अगर दिखाना चाहोगे ये x है, ये y है, ये z है, मतलब मान लो अगर ऐसा भी दिखा दिया थोड़ा इजी पड़ जाएगा. तो ये समझ में आता है कि अगर ये x है तो ये जो प्लेन है वो xz प्लेन है. xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब l का कोऑर्डिनेट क्या होगा a0a. ये अगर मैंने y ले लिया, b जो है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0a0. तो ऐसे आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. तो आप चारों मतलब BL का और OP का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हो. एक बार किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इजिली हम लोग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. एंड दैट डायरेक्शन रेशियोज इज नथिंग बट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. और डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो उसका फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. किसी को कुछ समझा या मैं वैसे ही बड़बड़ कर दिया, जरा प्लीज बताओगे. हेलो, किसी को कुछ समझा या मैंने बड़बड़ किया, या कुछ बोलना है तो आप बोलो, शांत मत बैठो. नहीं समझते तो तुम लोग चुप बैठ जाते हो. बोलो, उससे अच्छा कि क्या नहीं समझा सर, क्या बोला आपने. तुम लोग नालायक हो, मेरा डायरेक्शन ही चेंज कर दोगे. मैं एक काम करता हूँ, ये कौन सा करने के लेकिन तू बात कर रही है, जो अभी तुम लोग ने पूछा वो या ये वाला. आपने बोला ना ये समझने के बाद वो समझो. हाँ, वो थोड़ा लेंदी और बड़ा है, वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काम का नहीं है और मेथड वही है, लेकिन लेंदी है वो सब. तो इसमें मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, मैं सॉल्व करने से बेटर है मैं वापस तुमको समझाना चाहता हूँ. पहले एक एक स्टेप बाय पूछ रहा हूँ, मुझे बोलो. ये सबको ये आइडिया है कि इन केस ऑफ क्यूब जो ये साइड का लेंथ है वो सेम होता है, ये आइडिया है सबको. यस. हाँ सर. अगर नहीं आइडिया है तो ये समझ लो कि क्यूब के केस में ये जो भी लेंथ होगा, जो भी लेंथ है, ये सब का लेंथ एक ही होगा, जो भी होगा वो सेम होगा. तो हमने अज्यूम किया लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब बी ए. ये मैंने अज्यूम किया. अगर ये अज्यूम कर लिया और जैसे मैंने बोला तो सब ए हो जाएंगे. मुझे पॉइंट कंसेप्ट को समझ, क्वेश्चन सॉल्व करने से इजी है, कंसेप्ट को समझो कि क्या करना क्या है. सबको पता है एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करने के लिए जैसे मैंने बोला, आप लोग को पता है फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग. इनफैक्ट मेरे ख्याल से 3D लाइन में अब तक जो हमने पढ़ा है एंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन मैंने इस मोमेंट पे आपको फॉर्मूला बोला था. मुझे हमेशा पीछे आना पड़ता है क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, कहानियां भूल जाते हो. जब यही नहीं पता होगा कि एंगल कैसे फाइंड करना है तब तो बाकी चीजें कोई मतलब ही नहीं है. मैं कितना भी चिल्लाऊंगा कोई मीनिंग नहीं होगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूले आए थे और हमने ये देखा था इफ वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस then angle is cos theta is mod of L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2. नहीं तो एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है. और यहाँ देखो मैंने एरो मार्क किया हुआ है, इसका मतलब मैंने क्लियरली बोला था कि कभी भी एंगल फाइंड करने के लिए 90% केस में यही फॉर्मूला यूज होगा ये. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन रेशियोज हैं. पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि एंगल फाइंड करना है तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज के पास जाना है, ये दिमाग में फिक्स करो. उसके बाद आप आओ अगले स्टेप पे कि मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए क्या ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा है ये वाला, कि
अगर मुझे किसी भी लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो उसके कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वही मेरा डायरेक्शन रेशियो होगा। ये किसी को भी याद है, ये पहले फिक्स करो। दैट इज x2 x1 y2 y1 z2 z माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर इतना समझ में किसी को आएगा तो अब मैं इस सम में क्या बोल रहा हूं वो देखो। तुम्हें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 2 डायगोनल्स तुम चूज करो, कौन सा 2 डायगोनल तुमको दिखता है। यहाँ पे 4 डायगोनल्स कौन कौन से दिख रहे हैं कम से कम ये बताओगे आप लोग? 2 तो मैं दिखा रहा हूँ, तीसरा चौथा कौन कौन सा है, कोई बोलेगा? CM और AN। बराबर है, ठीक। मतलब तुम लोग को 4 डायगोनल्स दिख रहे हैं। कोई भी 2 डायगोनल्स को कैच करो, कोई भी 2 डायगोनल्स को अपने कंट्रोल में लो, और जो भी 2 डायगोनल्स लोगे उनके जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट पे फोकस करो। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो कि आप वो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स आप चूज कर लो और उसके पॉइंट पे जाओ। उस पॉइंट पे जाके उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट्स का वो देखो, क्योंकि हमने अभी भी देखा अगर मुझे और डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो एंगल मिल जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। जैसे कि मैंने आपको ये एक्स वाई जेड जब तक नहीं दिखाओगे तो कोऑर्डिनेट लिखना मुश्किल है। मैंने यहाँ पे ओपी लिया था, ओपी लिया था तो ओ का कोऑर्डिनेट सबको पता है 0 0 0 होगा। पी स्पेस में है तो इसका ए होगा। ये चीज शायद समझ में आनी चाहिए। ये सब चीजें समझाना मतलब अजीब बात है, ये हमने पहले भी इसके बेसिस पे एक ये थ्योरम प्रूव किया है। तो ए होगा, इसका मतलब ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो, मतलब ओपी का डायरेक्शन रेशियो हो गया ए। वही समझ लो आपका A1 B1 C1 है, क्या है ए। फिर मैं BL के पास आया, BL के पास आया तो मुझे B और L के कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं देख रहा हूँ L जो है ये XZ प्लेन में है, XZ प्लेन में है तो सिंपल सी बात है उसका Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आया इसका A0A। B जो है ये Y एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे है तो इसका X और Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 A 0। अब BL का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो। A माइनस 0 इज A, 0 माइनस A इज माइनस A माइनस 0 इज A, मतलब A माइनस A ये आया इसका डायरेक्शन रेशियो। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो तुमको मिल चुका है। अब एंगल के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, काम खत्म। अब समझा? हाँ सर, अभी हो जाएगा। पॉइंट्स को समझो, सिर्फ सम सॉल्व हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सम सॉल्व करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कल ही सोचा था क्योंकि मुझे उसमें दिखा नहीं क्वेश्चन में कि मैं ये क्वेश्चन तुम लोग को भेजूं, बट उसके लिए वापस मुझे टेक्स्ट बुक से, पुराने टेक्स्ट बुक से डिटेल चाहिए थे, तो उसके लिए वो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बट मेरे दिमाग में कल ही एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोग ट्राई करना। फिर 8th जिसको ट्राई करना है करना, नहीं भी करोगे 8th तो तुम्हारा पहाड़ नहीं टूटेगा। 8th उतना काम का नहीं है क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ये पूछे जाते हैं। ठीक, और किसी को कुछ बोलना है या एक्सरसाइज अब मैं प्लेन में जाऊं? कल जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पे किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नहीं सर। ये गधा अमन क्यों गायब है बे 2-3 लेक्चर से? किसी को कुछ नहीं पूछना है, ठीक है? तो मैं जा रहा हूं अपने एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक। 6.4 नहीं लेना है इसके लिए। उससे पहले मैं कल जो पढ़ाया गया था वो वापस एक बार सब लोग अच्छा हाँ, मुझे फॉर्मूला पूछना था। प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला पूछना था, किसको पूछूं? सुबह सुबह कोई दिमाग तो खराब नहीं कर देगा। सब लोगों ने फॉर्मूला देखा पढ़ा है क्या ऑनेस्टली, कि आज प्रॉब्लम ना हो? कोई नहीं बोलेगा,
लेक्चर रोक दें क्या, किसी को नहीं बोलना है तो? हेलो, यस क्या सर। रोक दूं? नहीं नहीं सर। नहीं पढ़ना है तो ये टॉपिक अभी मैं लेके ना, मतलब मैं सच में जिस तरह से मुझे रिस्पांस तुम लोग से मिला हुआ है ना, मैं इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कम से कम तो ना पढ़ाऊँ, बाकी के टॉपिक भी जो भी पढ़ाना है पढ़ा देगा, कोई मीनिंग नहीं है। और वैसे भी तुम लोग को कोई भी पढ़ाए क्या भी पढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये भी मैं समझ चुका हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जब तक आप खुद से किसी चीज को समझोगे नहीं, टाइम दोगे नहीं, फॉर्मूले पढ़ोगे नहीं, थियोरी देखोगे नहीं, तो ठीक है मजे करो, आपकी अपनी दुनिया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन when the distance of plane from origin is p, distance of plane from origin is p and one unit vector perpendicular to plane, ये कंडीशन ध्यान दो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया है, तो इस फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन रहा था r डॉट n कैप इक्वल्स टू p, वेयर p इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके बेसिस पे जब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में गए तो हमने देखा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, वेयर lmn the direction cosines of this unit vector, direction cosines of this unit vector, and of course p is the distance of plane from origin, ये लिया था हमने। अब इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला मुझे लेना है, एक और फॉर्मूला यहीं पे मैं डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान देना। कभी कभी प्लेन में अगर पूछा कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एन का कोऑर्डिनेट, तो कोई बोल सकता है वो कैसे हो सकता है? हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कहीं तो, अब इसी से समझेगा कि आप लोग में से किसी ने कुछ देखा है और उसके बेसिस पे कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोलो। एन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। कोई भी एक भी स्टूडेंट कहीं से भी कुछ भी दिमाग याद हो रहा है? हेलो, अब मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को मुझे टारगेट करना चाहिए। किसी को याद नहीं है कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला पढ़ा है? तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आशुतोष गौर, आशुतोष, यस सर। पढ़ा है कोई ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है? हाँ सर, x इज इक्वल टू x1 प्लस एल डी। ओके, तो बोलने में शर्म आती है तुम लोगों को या ढूंढने में टाइम लग जाता है? आशुतोष, नहीं सर, वो कंफर्म कर रहा था बस। नहीं ढूंढने में टाइम लग जाता है, मैं ऐसा मान के चलूं? नहीं नहीं सर। फालतू लोग। अब मैं ना पूरा लेक्चर का ना, हर सब्जेक्ट के लेक्चर का पैटर्न ही चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी लेक्चर्स लेके ये बात समझ में आ गया कि तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा उन गधों पे नहीं आती है जो नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है वो नहीं पढ़ते हैं, वो डूबने वाले हैं, कंफर्म डूबने वाले हैं, उनको कोई नहीं बचाएगा। और 1 प्लस माइनस एम डी, जेड इज Z1 प्लस माइनस एन डी, ये फॉर्मूला था जिसमें ये क्लियरली बोला गया था XYZ द कोऑर्डिनेट ऑफ अननोन पॉइंट, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, X1 Y1 Z1 द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, LMN the direction ratios of that unit vector, and D the distance of that given point from unknown point। तो अगर मैं ये फॉर्मूला ध्यान से देखूं, यहाँ पे गिवन पॉइंट मतलब ओरिजिन हो जाएगा, दैट इज 0 0 0।
डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूं मैं पी से, मैंने कल चेंज किया था, डिस्टेंस को पी से डिनोट कर रहा हूं। तो उसके बेसिस पे अगर कोई ध्यान देगा, क्योंकि ओरिजिन से ही मुझे दूरी चाहिए, तो फॉर्मूला सिंपल बन रहा है, ये 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस एल इंटू पी, मतलब x इक्वल्स टू एल पी, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हमें जाना है, y इक्वल्स टू एम पी एंड z इक्वल्स टू एन पी। यही आपका कोऑर्डिनेट बनता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, n का कोऑर्डिनेट इज l इंटू पी m इंटू पी n इंटू पी। कुछ समझा किसी को? हेलो, किसी को समझा या कुछ पूछना है इस पे? ये फर्स्ट हमारा टाइप था, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद सेकेंड टाइप में हम लोग जा रहे थे। सेकेंड टाइप सिंपल था, पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, the formula is r dot n equals to a dot n, where n bar is the perpendicular vector and a bar the position vector of point through which our plane is passing. इसका कार्टेशियन फॉर्म था a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, where a b c again the direction ratios of the perpendicular vector and x1 y1 z1 the coordinate of the point through which our plane is passing. Passing through one point perpendicular to one vector. फिर हम लोग आ गए थे पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू टू वेक्टर्स। तो पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू टू वेक्टर्स में हमारा ये फॉर्मूला आ गया था, यहाँ पे n बार का रोल प्ले कर रहा था, n बार ही हमारा b1 क्रॉस b2 है, तो फॉर्मूला बन जाया था r डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b1 b2। ये इसके वजह से बॉक्स प्रोडक्ट बन गया, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लोगों ने डिराइव किया तो ये फॉर्मूला बना था। अब यहाँ पे भी मुझे एक चीज और बतानी है, क्योंकि एक थोड़ा सा इसके बेसिस पे एक और फॉर्मूला डिराइव किया। ये कंडीशन ध्यान दो, कंडीशन क्या है? पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर्स है वो प्लेन के पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर सपोज ये जो पॉइंट ए है यहाँ है, यहाँ मैंने जनरल दिखाया था, यहाँ एक अलग केस ले रहा हूँ इसमें, और इसके अलोंग आपका b1 है, ये साइड के अलोंग, और ये अगर b2 है, तो और मैंने फॉर फाइंडिंग इक्वेशन r मैंने यहाँ ले लिया। तो अगर आप देखोगे यहाँ मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूंगा तो पैरेललोग्राम लॉ सबको पता है, ए आर बार इक्वल्स टू क्या, अल्फा ए प्लस बीटा बी, ऐसा कुछ तो बनता है ना, अगर किसी को याद होगा तो। द डायगोनल इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, सम ऑफ दीज टू। तो यहाँ पे अल्फा बीटा ना लेकर के मैं ले रहा हूँ लैम्डा b1 प्लस म्यू b2। तो आपको मिलेगा r माइनस ए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो r बार इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b1 प्लस म्यू b2, ये मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये क्यों बताया मैं, इसका कुछ भी काम नहीं है। कहीं धोखे से इस टाइप के आपको इक्वेशन दे दिए जाएंगे, हो सकता है इस टाइप के इक्वेशन दिए हो, रेयरली ऐसा दिखेगा, लेकिन हो सकता है। तो इस टाइप के इक्वेशन दिखे हो और आपको बोलेगा इसका भाई वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो या कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो, तो अगर ऐसा देगा तो आपको सिर्फ पहचानने के लिए ध्यान देना है, जिसके साथ स्केलर क्वांटिटी जुड़ा हुआ है वही b1 b2 है, और जो इंडिपेंडेंट होगा दैट विल बी योर a बार। सिर्फ ये पहचानना सीख लेना, इंडिपेंडेंट वेक्टर इज योर a बार, और जिसके साथ स्केलर क्वांटिटी है दैट इज b1 b2। इसको कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये चीज आपको याद रखने के लिए ध्यान देना है कि a b1 b2 मुझे अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा, ठीक।
उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में गए थे। लास्ट स्टेप अपना था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए जब फोर्थ पॉइंट लिया तो हमने देखा ऑल 4 पॉइंट्स लाइज इन द सेम प्लेन, दैट्स व्हाई बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0। जब बॉक्स प्रोडक्ट 0 लिया तो उसके बेसिस पे आगे सॉल्व करके हमने पूरी कहानी बताई और हमारा कार्टेशियन फॉर्म ये आया। ये इतने फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हमें चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। The first question is to find the vector equation of a plane. Vector equation of a plane which is at 42 unit distance from the origin and which is normal to the vector. Normal मतलब perpendicular की बात कर रहा है। Normal to the vector 2i plus j minus 2k. So here मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसका नाम n बार। किसी ने भी आप में से ये एक्सरसाइज कल ट्राई किया था? कोई भी स्टूडेंट? हेलो, किसी ने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की? नहीं सर। ओके, किसी के पास टाइम नहीं था या कुछ समझा ही नहीं था तो क्या सॉल्व करेंगे? ठीक है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको समझेगा पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दे दिया, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दे दिया है दैट इज 42 यूनिट। तो इसके लिए मुझे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा पहला जो फॉर्म है उस फॉर्म में जाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म उसको बोलते हैं, पहला फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो पहले फॉर्म का फॉर्मूला सबको याद है, दैट इज r डॉट n कैप इक्वल्स टू p। मुझे p तो दिया है 42 यूनिट्स लेकिन n कैप नहीं है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, इसका n कैप फाइंड करेंगे। n कैप फाइंड करना मतलब सबको पता है, n कैप इज n बार अपॉन मॉड ऑफ n। यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 1 plus 4 that is 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो। क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं है ना? नहीं सर, वही क्वेश्चन है। नहीं सर, क्वेश्चन बराबर है। हेलो, आवाज है या गया आप कनेक्शन? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो ठीक है। p मतलब दिया था 42। मुझे इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कुछ तो करेक्शन लग रहा है, नहीं बट कोई सर, बात वही नहीं। क्वेश्चन। तो फिर आंसर यही होगा r डॉट 2i plus j minus 2k अपॉन 3
इक्वल्स टू 42। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जो इक्वेशन पूछा है तो उसके बेसिस पे क्या कर रहा है। जैसे कि अभी शांत बैठो, मैं और एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ तो थोड़ा और क्लैरिटी आए शायद। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब देखो द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इन सेकंड क्वेश्चन, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, देखो यहाँ पे दे दिया है 6x minus 2y plus 3z minus 7 equals to 0. 6x minus 2y plus 3z minus 7 equals to 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और यहाँ से हमें पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मुझे पता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन ऑफ फ्रॉम ओरिजिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, अगर मेरा ये फॉर्मूला मेरे सामने हो, Lx plus my plus nz equals to p हो जाए, तो ये जो p है that p is nothing but the distance of plane from origin, ये p मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए मेरा प्लेन का इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान दो हमेशा बार बार। तो इसके लिए ये फॉर्म में लाना मतलब ये lmn होना चाहिए। lmn करने के लिए यहाँ पे भी देखो मैंने क्लियरली कल बोला था, आप में से किसी को अगर ध्यान हो, कि अगर मेरे पास गिवन इक्वेशन होगा इसका मतलब वो ABC है। याद है सबको? हाँ सर। हाँ तो ये ABC है, उसको LMN कभी मत बोलना। तो इसके लिए मतलब ये हमारा ABC है। सो दैट इज नथिंग बट, इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज नथिंग बट दिस इज 6x minus 2y plus 3z equals to 7. Here 6 minus 2 3 are the direction ratios of normal vector. ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं, मुझे LMN चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करूंगा। तो हमको पता है ABC है, C दिया है, तो LMN कैसे फाइंड कर सकते हैं, L इज A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारा। M इज B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N इज C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो इसके बेसिस पे L की वैल्यू क्या आएगी, 6 अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, दैट इज 7, करेक्ट। सो L मिल गया 6/7, M मिल गया -2/7, N मिल गया 3/7। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट यहाँ पे मेरे इक्वेशन में होता, अब जरा देखो छोटी सी कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है बिना मतलब के। मेरे इक्वेशन ऑफ प्लेन में x y z का कोएफिशिएंट अगर LMN होता तो हम जानते हैं ये रिप्रेजेंट करेगा द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करना है तो सिंपल सी बात है, सबको दिख रहा है कि भाई यहाँ 6/7 चाहिए, -2/7 चाहिए, 3/7 चाहिए, मतलब डिवाइड बाय अगर 7 कर दूं तो ये LMN बन जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल रूल क्या बोलता है, अगर डिवाइड बाय 7 करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ करके तो नहीं होगा। तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट 6/7x -2/7y 3/7z इक्वल्स टू 1। 7/7 इज 1। सो क्योंकि अब ये LMN को रिप्रेजेंट कर रहा है, so that's why we can say this is now the distance of plane from origin. So distance of plane from origin is 1 unit. समझा किसी को? यस सर। समझता है तो Yes, प्लीज sir. बोलो। सर लास्ट का एक बार फिर से रिपीट करो ना। मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चंस में एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए प्लेन में एक अलग से फॉर्मूला है, बट दैट फॉर्मूला इज इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, और जिसे आपके सिलेबस से उड़ा दिया है। तो अब अगर डिस्टेंस पूछता है स्पेसिफिकली ओरिजिन से, तो हमारे पास उसका फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। एंड फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि इफ
we have equation of plane in Cartesian form, that is Lx plus My plus Nz equals to P. Lx plus My plus Nz equals to P. तो वो जो P है वही P है, हम लोग ने डेरिवेशन में देखा था, वही P जो है वो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। बट उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट lmn होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा तो वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट एबीसी रिप्रेजेंट करेगा, lmn नहीं। तो जो इक्वेशन दिया है उसमें एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमारा एबीसी है। अब उसके बेसिस पे मैंने lmn फाइंड किया, lmn फाइंड करके ये दिख रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, lmn ये दिख रहा है, तो मेरे इक्वेशन में lmn अगर मिल जाए तो ये मेरा p हो जाएगा। इसलिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ एडजस्ट किया। एडजस्ट कैसे किया? सिंपल, मैंने दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया। जैसे दोनों को 7 से डिवाइड कर दिया तो ये जो है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, ये देखो ये lmn बन चुका है, ये l है, ये m है, ये n है। तो ये एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट lmn बन गया। इसका मतलब ये वैल्यू ही अपना डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। खत्म। ठीक, हाँ सर समझा। आपको एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इन द प्लेन। अब देखो, मैं यहीं से आपको बता सकता हूं कि अभी हमने देखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एलपी एमपी एनपी, बराबर है। कहाँ गया, ये देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एलपी एमपी एनपी। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन से, पी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ही मुझसे पूछता कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करता, एल दिया है, पी मिल चुका है, एल इंटू पी, मतलब यहाँ क्योंकि पी 1 है तो आंसर आएगा 6/7। एम का भी आंसर आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट भी आएगा y कोऑर्डिनेट -2/7 और z कोऑर्डिनेट आएगा 3/7, क्योंकि एल पी एम पी एन पी, पी 1 है तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा 6/7 -2/7 3/7। यही चीज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है। पढ़ रहे हो कि नहीं कोई भी? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड से आप जाओगे, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पढ़ो सर। नहीं चलेगा, वो कर लेना, रहने दे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, r dot 3i plus 4j plus 12k equals to 78. Reduce the equation to normal form and hence find the length of perpendicular from the origin and direction cosines of normal. बात समझ में आई? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आपको पूछ दिया है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब वही सारी कहानी पूछ रहे। तो ये जो अपना इक्वेशन है, हम लोग इसको, आपको याद होगा, हम लोग इसको समझते हैं r डॉट n इक्वल्स टू डी है, कुछ तो है इस टाइप का, ये जनरल इक्वेशन है। तो ये आपका n बार है, n बार है तो पहले n कैप फाइंड करो, वापस n कैप फाइंड करो। n कैप इज n बार अपॉन मॉड n, क्या हो जाएगा 3i plus 4j plus 12k अपॉन क्या आएगा 9 plus 16 25 plus 144, कितना हो रहा है 169 13 है ना? 13। हाँ 13। तो ये आपका n कैप आया। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। अब वापस ध्यान दो, अगर मुझे इसको यहाँ एडजस्ट करना है, इसको यहाँ एडजस्ट करना है तो यहाँ डिवीजन में 13 होना चाहिए।
तो अगर डिवीजन में 13 होना चाहिए तो वापस मैथमेटिकल रूल 13 से मुझे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बाय 13 ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे मिल जाएगा r डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k अपॉन 13, और यहाँ 78 बाय 13 करोगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे मुझे n बार दिया है, लेकिन मुझे वहां पे n बार नहीं चाहिए, मुझे n कैप चाहिए, तो इसलिए मैं उसको एडजस्ट करता हूं हमेशा बार बार। तो n कैप एडजस्ट किया, तो ये अब n कैप बनाया। तो n कैप बनाने के लिए मुझे 13 से डिवाइड करना था, क्योंकि मुझे यहाँ सॉल्व करके दिखा n कैप तो ये है, इसलिए 13 से डिवाइड किया तो ये मिल गया। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है? r डॉट n कैप इक्वल्स टू p, मतलब डिस्टेंस वाला। ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, और ये n कैप है। n कैप अगर है, इसको चाहिए तो आपको ऐसा भी लिख सकते थे 3 बाय 13i 4 बाय 13j 12 बाय 13k इक्वल्स टू 6, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको LMN भी पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा है, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल चुका है। 3 बाय 13 4 बाय 13 12 बाय 13, यही आपका LMN है। ठीक है, किसी को कुछ बोल लेना है, कुछ अजीब लग रहा है तो बोलो। हेलो, मन में कुछ भी नहीं आता है ना सर। फटाफट उसको, तुम लोग ना, अजीब बात क्या मालूम है, तुम लोग कैलकुलेशन पूछते हो, जो कि मुझे अजीब लगता है। जबकि तुम्हें ये कुछ अजीब सा मतलब डाउट, मतलब क्या होना चाहिए इस समय कि अरे ये इस तरह से क्यों, या वो वैसा क्या हुआ, वो चीज पे बात करना थोड़ा अलग होता है। तुम लोग कैलकुलेशन पूछते हो, सर ये कैलकुलेशन कैसा हुआ, तो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब ये कैलकुलेशन क्या पूछने वाली बात है। आपको दिमाग में पहले ये चीज बिठानी पड़ेगी, जिनको भी अब तक डाउट आ रहा है उनको दिमाग में पहले ये बात बिठानी पड़ेगी कि अगर मुझे कभी भी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन पूछा एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर पूछा, तो मेरे पास भाई गिन के पहला ही फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में r डॉट n कैप इक्वल्स टू p, कार्टेशियन फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। तो किसी भी तरह से मुझे कोई भी इक्वेशन दिया हो, मुझे घुमा फिरा के उस लेवल पे लेके जाना है, उस तरह का बनाना है, एंड देन मेरा आंसर आएगा। तो मैं तब से वही गेम खेल रहा हूँ, फर्स्ट 4-5 सम्स में वही दिया है, 4 सम्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब आपका सेकंड टाइप आ गया, ये सबसे इजी वाला पार्ट आ गया। यहाँ पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार दिया है i प्लस जे प्लस के, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिया है 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब ये आपको पता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या है? r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, यही फॉर्मूला है। तो r डॉट n 4i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल्स टू a i प्लस j प्लस k डॉट n 4i प्लस 5j प्लस 6k। डॉट प्रोडक्ट निकालना सबको आता है, 4 प्लस 5 प्लस 6 15, ये आपका आंसर हो गया। The equation of plane passing through one point perpendicular to one vector, very simple। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 कोई अगर पढ़ रहा है तो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल r। मतलब कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है, मैं एक रफली लिख रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। तो आपको abc दिया है, abc इज हियर 0 to 5, और a का x1 y1 z1 दिया है -1 to 3। सब्स्टिट्यूट करो, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर समझा।
हाँ सर समझा। ऑनेस्टली बोलो, सच में पूछ रहा हूँ, एंट्रेंस में मतलब समझ लो वेक्टर्स 3D लाइन प्लेन से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आने हैं। अच्छा एंट्रेंस का नाम आया, सॉरी एक चीज बताना भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। सबको पता होना चाहिए कल जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है, पता है किसी को? हाँ सर।